हेलो स्टूडेंट्स। आज भी हम कुछ ऐसे टॉपिक्स करेंगे जो मेंडल के बाद डिस्कवर हुए थे नेचुरली और इम्पॉर्टेंट हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्लियोट्रॉपी, राइट। प्लियोट्रॉपी क्या होता है, देखिए, जिसमें कि एक जीन जो है, एक सिंगल जीन, अभी तक हमने कि वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, ठीक है। एक जीन हमने कहा था एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है जिसके दो ट्रेट्स हो सकते हैं, है ना। ट्रेट्स इसके दो हो सकते हैं, जैसे कि हाइट का कैरेक्टर था और उसके दो ट्रेट थे, टॉल और ड्वार्फ, उसको एक जीन कंट्रोल करती थी। लेकिन प्लियोट्रॉपी में क्या होगा नाउ, वन जीन इफ इट कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर, राइट, या मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन या फिनोटाइप, है ना। एक ही बात है, आप किसी भी ढंग से इसको लिख सकते हो। अगर एक अकेली जीन जो है, इफ़ इट कंट्रोल्स मोर देन वन फिनोटाइप या मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, देन इट इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। तो ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल इतना सा आपने करना है। डेफिनेशन आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी। इट इज़ द फिनोमिनन इन विच सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन फिनोटिपिक इफेक्ट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है, एक एग्जाम्पल तो आपने यहाँ से ये आप देख सकते हो, इसी में गार्डन पी में ही क्या होता है, एक जीन है बी जीन, जिसकी एक डोमिनेंट एलील कैपिटल बी है और स्मॉल बी रिसेसिव एलील है। तो ये देखा गया है कि ये जो जीन है एक से ज़्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल करती है, यानी स्टार्च ग्रेन्स जो इसमें बनेंगी उनके साइज़ को भी ये कंट्रोल करती है, और दूसरा शेप ऑफ सीड्स को भी, ठीक है। एक ही जीन है, सेम ही जीन है, वो एक तो शेप ऑफ सीड्स भी कंट्रोल कर रही है, दैट इज़ राउंड सीड्स होंगे या रिंकल्ड, और दूसरा स्टार्च ग्रेन्स जो बनती हैं एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें उसका साइज़ भी, है ना, मतलब लार्ज स्टार्च ग्रेन्स भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। उसी तरह सीड्स में राउंड भी हो सकते हैं, रिंकल्ड भी हो सकते हैं। तो ये दो फिनोटाइप्स को कंट्रोल करती है, सीड शेप को प्लस स्टार्च ग्रेन्स के साइज़ को। तो इसलिए ये प्लियोट्रॉपिक जीन है। एक और एग्जांपल जो है इसका प्लियोट्रॉपी का, वो आप जो मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया था। सिकल सेल एनीमिया जो है एक डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें कि जो जीन इसको कंट्रोल करती है, देखिए हमने उसको इस ढंग से लिखा था। ये जो जीन है इसकी दो एलील्स हैं, इस पूरे को आपने एक ही एलील मान के चलना है। इसको इस ढंग से लिखा जाता है HB फॉर हीमोग्लोबिन एक्चुअली, और ये A का मतलब है नॉर्मल एलील है, S का मतलब है ये सिकल सेल एनीमिया कॉज करती है या ये डिफेक्टिव एलील है। ये नॉर्मल एलील है, ये डिफेक्टिव एलील है, तो एक ही जीन है ये, उसकी ये दो एलील्स हैं, और इन दोनों में से ये वाली डोमिनेंट है, ठीक है। तो डोमिनेंट एलील जो है वो नॉर्मल है, तो किसी आदमी में अगर दोनों डोमिनेंट जीन्स हैं तो वो नॉर्मल होगा। ऐसा आदमी जिसमें दोनों रिसेसिव एलील्स होंगी वो डिजीज्ड होगा, उसको ये बीमारी होगी। और ऐसा आदमी जो हाइब्रिड हो, यानी कि जिसमें एक नॉर्मल एलील हो एक डिजीज्ड एलील हो, वो कैरियर होता है। आपको बताया था कि ये इसके ब्लड में नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी रहता है और डिजीज्ड वाला भी, मतलब, ठीक है, ये कैरियर होता है। तो इसको हमने कोडोमिनेंस वाले टॉपिक में भी इसी एग्जाम्पल को लिया था ना। तो ये जो केस है ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल भी बनता है। लेकिन यहाँ हम प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो जीन है ये जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल करती है। और वो कौन से फिनोटाइप्स हैं, दो। एक तो ये जीन जो है टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन उसको कंट्रोल करती है ना। हीमोग्लोबिन किस तरह का बनेगा, नॉर्मल या डिफेक्टिव, इसको भी ये कंट्रोल करती है। और दूसरा फिनोटाइप क्या कंट्रोल करती है, ये शेप ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स की शेप को। ये मैंने आपको बताया था, नॉर्मल RBCs गोल होते हैं, लेकिन इस बीमारी में वो कैसे हो जाते हैं, सिकल शेप, राइट। So this gene it controls two phenotypic effects.
वन इज़ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एंड सेकेंड इज़ द शेप ऑफ RBCs ऑल्सो। तो एक ही जीन जब एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है, हमने कहा, तो उसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं और इस फिनोमिनन को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं जो आप इसमें लिख सकते हो। सेकंड जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पॉलीजीन्स। पॉलीजीन्स जो कि नाम से ही थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। पॉली मीन्स मैनी, है ना, मैनी जीन्स या मोर देन यू कैन से 2 genes if they control the same character। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो हमने पढ़ा दैट वाज प्लियोट्रॉपी, उसमें क्या था, एक जीन मोर इफेक्ट्स या मोर कैरेक्टर्स, है ना, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को वो कंट्रोल कर रही थी। अभी यहाँ क्या है, उल्टा है, यहाँ पर कैरेक्टर एक ही है लेकिन उसको कंट्रोल करने वाली जीन्स जो हैं वो एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्लियोट्रॉपी था और अब जो हम कर रहे हैं वो है पॉलीजीन्स। दोनों एक दूसरे का उल्टा है एक तरह से, है ना। यहाँ पे एक जीन थी जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही थी, अब क्या है, कैरेक्टर एक ही है लेकिन उसको कंट्रोल कर रही हैं एक से ज़्यादा जीन्स। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो आपने ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है, वो याद रखना है कि क्या होता है। हमारा जो स्किन कलर है आपको पता है, उसमें कलर किस वजह से आता है, एक पिगमेंट की वजह से, दैट इज़ मेलानिन। ठीक है, अब इस मेलानिन को बनाने वाली जीन्स जो हैं, 3 genes आर देयर विच कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। 3 genes का मतलब क्या होगा, हर एक जीन की 2 एलील्स होती हैं, तो यानी 3 जीन्स का मतलब 6 एलील्स हो जाएंगे, है ना। इन जीन्स को हम जस्ट A, B और C 3 जीन्स नाम दे देते हैं। तो इस जीन की एक डोमिनेंट एलील, एक रिसेसिव एलील, इसकी भी ये डोमिनेंट एलील है, ये रिसेसिव एलील। तीसरी जीन जो है उसमें भी इसी तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव। सो देयर आर 3 जीन्स जो मिलकर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, दैट इज स्किन कलर। सो दिस इज कॉल्ड पॉलीजीन्स। और जाहिर सी बात है कि ये जो जीन्स हैं ये मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं, तो जितनी ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगी उतना ही ज़्यादा मेलानिन बनेगा और ऐसा आदमी उतना ही ज़्यादा डार्क होगा उसका स्किन कलर। और जितनी ज़्यादा रिसेसिव एलील्स होंगी यानी उतना मेलानिन कम बनेगा, तो वो आदमी देखने में उतना ही गोरा होगा। ठीक है, सो और दूसरी बात, अब ये 3 जीन्स हैं तो नेचुरली ये कहाँ होंगी, ज़रूरी नहीं है ये कि एक ही होमोलोगस पेयर पे हो। मान लो ए जीन इधर है इस वाले होमोलोगस पेयर पे, बी जो है वो किसी और क्रोमोसोम पे भी हो सकती, किसी और पेयर पे हो सकती है, सी जो है वो किसी तीसरे पेयर पे हो सकती है, लेकिन होंगे वो आमने सामने, है ना, होमोलोगस पेयर्स पे। ठीक है, तो एक ही आदमी के अंदर आपको तीनों जीन्स मिल जाएंगी इकट्ठा। ठीक है ना, इसको उससे नहीं कंफ्यूज करना, मल्टीपल एलील्स थी वो, ब्लड ग्रुप के केस में वो 3 एलील्स थी, तो किसी भी आदमी में एट अ टाइम 2 ही होती थी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 3 अलग अलग जीन्स हैं, इनकी 2 ही एलील्स हैं और ये मे भी अलग अलग क्रोमोसोम पे हों या हो सकता है सेम पे भी हों, तो एक ही इंडिविजुअल में एट अ टाइम ये 6 की 6 मिल जाती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि किस में कितनी डोमिनेंट है और कितनी रिसेसिव है। अगर कोई आदमी ऐसा है जिसमें मान लो 6 की 6 डोमिनेंट एलील्स हैं, है ना, तो मैंने आपको कहा उसमें मेलानिन बहुत ज़्यादा बनेगा और ऐसा जो इंसान है उसको प्योर ब्लैक कहते हैं या नीग्रोज जैसे होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होगी। और ऐसे इंडिविजुअल जिनमें 6 की 6 एलील्स रिसेसिव हैं, वो जो हैं प्योर वाइट कहलाएंगे। ठीक है, बाकी इनके बीच में बहुत सारी रेंज आती है, जैसे मान लो किसी में 2 डोमिनेंट हैं बाकी रिसेसिव हैं, है ना,
या मान लो 3 डोमिनेंट हैं, 3 रिसेसिव हैं, या 4 डोमिनेंट हैं, किसी भी ढंग से हो सकता है ये, 2 रिसेसिव हैं, है ना, अलग अलग, बहुत लंबी रेंज यहाँ पर मिलेगी आपको। लेकिन प्योर ब्लैक और प्योर वाइट ये दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम्स हैं, और इनके बीच में जो एक एवरेज अगर हम कहें तो वो क्या होगी, एवरेज दिखने वाला आदमी कैसा होगा, इस तरह का, जो तीनों केसेस में मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन है। कहने का मतलब 3 इसमें डोमिनेंट एलील्स होंगी, 3 ही रिसेसिव होती हैं। तो ये जो बीच का रंग इसमें आएगा, गेहुआ रंग या मुलेटो कलर इसको कहते हैं। ऐसे लोग जो हैं व्हीटिश कलर के होते हैं, जैसे कि हम इंडियंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये है पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस, कैसे पॉलीजीन्स मिलकर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं। और इन पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस के बारे में आपको बता दें कि इसमें इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, या ऐसे ट्रेट्स जिनको पॉलीजीन्स कंट्रोल करती हैं, दे आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का मतलब है जिनको मेजर किया जा सकता है ना, क्योंकि जैसे रंग की हमने बात की तो इसमें अलग अलग रेंज मिल जाती है ना, प्योर वाइट से आप चलते जाओ और प्योर ब्लैक तक, सो इट कैन बी मेजर्ड। या इसी तरह से इसमें हाइट का आ जाता है फीचर, है ना, हाइट को भी हम नाप सकते हैं, कोई 4 फुट वाले हैं, 4.5 फुट, 5 फुट, 6 फुट, सो हाइट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय पॉलीजीन्स। या एनिमल्स में हम बात करें तो उनमें मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, कितना दूध देती है कोई गाय, उसको भी मेजर कर सकते हो आप, है ना, दिन में कितना लीटर देती है। सो मिल्क प्रोडक्शन इट इज़ अगेन अ पॉलीजेनिक ट्रेट या क्वांटिटेटिव ट्रेट विच कैन बी मेजर्ड, राइट। सो पॉलीजीन्स क्या होती हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्या होते हैं, उन्हीं जीन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले ट्रेट्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगेन आप किसी भी बुक से देख सकते हो। द ट्रेट्स are controlled by 3 or more genes and these traits are called polygenic traits। और इनकी जो इनहेरिटेंस है, कैसे अगली जनरेशन में पास होते हैं, उसको बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, यानी कि विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके बाद हम करेंगे अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरजीनिक इंटरैक्शंस। इंटरजीनिक इंटरैक्शंस क्या हैं अब, यानी जहाँ पर 2 जीन्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं। अभी हमने जो किया है, जैसे हमने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस किया, उसमें आपको क्या बताया था कि एक ही जीन की 2 एलील्स हैं और ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, एक जो है दूसरे को डोमिनेट करती है ना। सो दिस वाज एक्चुअली इंटर एलीलिक इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन कैसी थी, 2 एलील्स के बीच की इंटरेक्शन थी, है ना, इंटर एलीलिक। या विद इन 1 जीन, एक ही जीन की ये 2 एलील्स थी ना, तो इसको अगर ऐसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इंट्राजीनिक इंटरैक्शन। दिस वाज विद इन 1 जीन और बिटवीन 2 एलील्स, राइट। ये इंट्राजीनिक थी। अब क्या कर रहे हैं हम, इंटरजीनिक, यानी कि 2 जीन्स के बीच में इंटरैक्शन। इसमें भी ऐसा डोमिनेंट और रिसेसिव वाला आएगा, जिसमें हम देखेंगे कि एक जीन जो है वो दूसरी जीन को डोमिनेट करेगी। एलील की बात नहीं कर रहे हम, जीन की बात कर रहे हैं। एक जीन दूसरे जीन को डोमिनेट करती है, ठीक है, उस पर भी आएंगे बाद में, उसको स्टेसिस कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक सिंपल आज के लिए आपको एक फिनोमिनन, दैट इज व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में भी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ एक से ज़्यादा जीन की ही बात होगी नेचुरली। ठीक है, इसमें ऐसी 2 जीन्स होती हैं जो, मान लीजिए ए और बी ही ले लेते हैं इनको, 2 जीन्स होती हैं जो कि
किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, लेकिन अकेले अकेले मतलब इंडिपेंडेंटली जो है इसका कुछ और इफ़ेक्ट आएगा, इसका कुछ और इफ़ेक्ट आता है जब ये अकेली होती हैं। लेकिन जब ये इकट्ठा हों तो इन दोनों के मिलने से कोई और ही ट्रेट सामने आ जाता है। ठीक है, सो दीज आर, इनको क्या बोलेंगे जीन्स को, दीज आर नॉन एलीलिक जीन्स। ठीक है, मतलब ये अलग है, ये इससे अलग है और अलग अलग कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पहले तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ देख सकते हो, दैट इज़ दीज आर नॉन एलीलिक जीन्स विच इंडिपेंडेंटली शो अ सिमिलर इफेक्ट, राइट, बट प्रोड्यूस न्यू ट्रेट व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन द डोमिनेंट फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करेंगी, जब ये दोनों साथ होंगी तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी और नया ही ट्रेट सामने आ जाएगा। ठीक है, अकेले अकेले तो इनका इफ़ेक्ट सेम ही होता है, लेकिन जब दोनों साथ हो जाती हैं तो फिर कोई नया ही ट्रेट सामने आ जाता है। और इस केस में जो F2 रेशो है वो आती है 9:7। जो मेंडल की डाई हाइब्रिड रेशो थी दैट वाज ना, अगर आपको याद है 9:3:3:1, है ना, टोटल 16 ही होना चाहिए ना, ये 16 इंडिविजुअल्स में से ये रेशो आती थी हमारे पास। लेकिन अभी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में क्या रेशो आ रही है, 9, ये 9 वैसे रहेगा, बाकी ये इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये 7 हो जाते हैं, है ना। तो हमारी रेशो जो है इस केस में वो क्या आती है, 9:7। तो ज़्यादा नहीं इसको डिटेल में करेंगे क्योंकि ये CBSE की बुक्स में तो ये है ही नहीं ये चीज़ें, लेकिन HP बोर्ड में फिर भी पूछ सकते हैं, तो ज़्यादा वो भी नहीं पूछते हैं, वो इसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे और रेशो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आपको क्या कहा कि जो अलग अलग तो सेम ही इफेक्ट देंगी, लेकिन जब इकट्ठा हो जाएंगी दोनों तो कोई नया ही फिनोटाइप सामने आ जाएगा। ठीक है, और रेशो जो है इसकी F2 रेशो वो आती है 9:7। सो इसका एग्ज़ाम्पल भी हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। थोड़ा सा मैं आपको इसका समझा सकती हूँ कि ये 9:7 कैसे बनता है। देखो, इसके लिए आप इसी क्रॉस पे अगर चले जाएं जो हमने मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था ना, ठीक है, उसमें हमने यहाँ 2 कैरेक्टर लिए थे, टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल सीड्स वाला, अगर आपको ये क्रॉस याद हो, यहीं से हमने 9:3:3:1 रेशो निकाली थी। तो इसी क्रॉस की मदद से आप देख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में ये रेशो कैसे चेंज हो जाती है। क्योंकि क्या होगा, देखो मैंने आपको कहा कि इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के केस में क्या होता है कि जब दोनों एलील्स, है ना, दोनों जीन की कम से कम एक एक डोमिनेंट एलील होगी, है ना, इकट्ठा होंगे दोनों तो कोई नया ही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ऐसे कितने केसेस हैं यहाँ जहाँ पर दोनों की डोमिनेंट एलील है। अगर मान लो ये एक जीन है ना, ये दूसरी जीन है, तो इसकी कम से कम एक एक डोमिनेंट एलील होगी तो सामने आएगा एक्सप्रेशन, है ना। तो यहाँ आप देखो इन दोनों में कम से कम एक एक डोमिनेंट है, एक T बड़ा और एक R बड़ा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इधर भी है ना। ये डॉट जिनमें लगे हैं यहाँ पर भी है, यहाँ यहाँ, और ये 9 है ना। 9 ऐसे केसेस हैं जिनमें हमें दोनों जीन्स की कम से कम एक एक एलील डोमिनेंट मिलती है। तो इन्हीं में वो एक्सप्रेशन आएगा जो हम कह रहे हैं ना, दोनों इकट्ठा हो जाती हैं तो कोई नया ही एक्सप्रेशन आ जाता है, वो इन 9 में मिलेगा देखने को। और बाकी जो बच गए 7 उनमें नहीं है ना, देखो यहाँ बड़ा R नहीं है, सिर्फ यहाँ T है। इस केस में अगेन सिर्फ बड़ा T है, बड़ा R नहीं है। यहाँ पर बड़ा R तो है लेकिन बड़ा T नहीं है, है ना, यहाँ पे भी बड़ा T नहीं है। तो एक ही जीन की डोमिनेंट एलील है, इसमें भी एक की डोमिनेंट है, यहाँ पर भी एक की ही डोमिनेंट है। तो ये जो 7 बच गए इनमें कुछ और एक्सप्रेशन आएगा, है ना। हमने कहा कि अकेले अकेली होती हैं ये एलील्स तो कुछ और एक्सप्रेशन देती हैं। तो ये 7 जो हैं इनमें कुछ और एक्सप्रेशन आएगा, और ये जो 9 हैं इनमें कुछ और एक्सप्रेशन आएगा। तो 9:7 आपकी रेशो बन जाती है इस केस में। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो इसकी डेफिनेशन प्लस आपने इसकी रेशो याद रखनी है। अगर आप इसका
एग्जाम्पल चाहें तो वो वैसे यहाँ अगेन इसमें फ्लावर कलर, ठीक है, जो आपका स्वीट पी है, नॉट गार्डन पी। गार्डन पी पे मेंडल ने काम किया था, दैट वाज पाइसम स्टाइवम। ये क्या है, स्वीट पी, लेथेरस ओडोरेटस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसमें ये देखा गया है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का केस, है ना। 2 जीन्स हैं इसमें, सी और पी, जो मिलकर फ्लावर कलर को कंट्रोल करती हैं। अकेले अकेले ही होती हैं तो वाइट कलर ही देखने को मिलते हैं, वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। और जब ये दोनों साथ हों, जैसे इस कंडीशन में, है ना, एक बड़ा सी और एक बड़ा पी कम से कम होना चाहिए, तो इस केस में कलर आता है फ्लावर्स में। अदरवाइज इनमें भी फ्लावर में कलर नहीं आएगा क्योंकि बड़ा पी नहीं है, इसमें भी कलर नहीं आएगा क्योंकि बड़ा सी नहीं है, तो ये इसमें वाइट फ्लावर्स ही लगेंगे। लेकिन जब दोनों इकट्ठा हो जाती हैं तो फिर पर्पल कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का एग्जाम्पल है ये। और ऐसा क्यों होता है, देखो, क्योंकि फ्लावर कलर आने के लिए दोनों जीन्स रिक्वायर्ड हैं। बिकॉज एक जीन जो है, सी जीन जो है, वो जो कलर के लिए रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करती है इसमें क्रोमोजन में, और जो पी जीन है वो उस एंजाइम को बनाती है, जो एंजाइम इसको चेंज करेगा एंथोसाइनिन में, ताकि कलर आ जाए उसकी वजह से, इसकी वजह से कलर आता है, ठीक है ना। तो सी जीन भी चाहिए, पी भी चाहिए। अगर सिर्फ सी होगी, पी नहीं होगी, तो वो एंजाइम नहीं बनेगा, तो भी कलर नहीं आएगा। अगर सिर्फ पी है, यानी एंजाइम तो है आपके पास लेकिन ये नहीं है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने वाला, है ना, तब भी कलर नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं अकेले अकेले जो हैं ये जीन्स हों तो वाइट कलर के ही होते हैं फ्लावर्स, लेकिन दोनों जीन्स हों इकट्ठा तो फिर फ्लावर्स में पर्पल कलर आ जाता है। सो दिस इज़ अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, जो कि विच गिव द रेशो 9:7. So this is all for now. Thank you.